स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। एंड तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है बैलेंस शीट। तो आपको पता है, जैसे कल बताया गया था, हमने रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा और बैलेंस शीट पढ़ा। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने देखा कि हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको रिकॉर्ड करते हैं। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखा कि हम जितना भी रिसिप्ट, चाहे वो एसेट साइड कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, चाहे वो पेमेंट कैपिटल हो या रेवेन्यू है, हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट का भी हो सकता है और करंट का भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होता है रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ही तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब तक आपने अगर जान लिए हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो आपको अब अगला स्टेज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो एनपीओ तैयार करती है, उसको जानने की। तो वो क्या है कि हमें बैलेंस शीट बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। तो पहला चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, वो है लोन। क्या है? लोन। फिर तीसरा जो है हमें ध्यान में रखना है, वो रखना है एडवांस। फिर आपको चौथा जो रखना है वो है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बताना भूल गया, कोई नहीं, बता दूंगा आपको। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किसका? ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। फिर सिक्स जो है वो है लायबिलिटीज। फिर सेवेंथ है आपका कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक। और जो लास्ट है वो है सरप्लस एंड डेफिसिट। समझ गए? अब ये बारी बारी से शॉर्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स की डिटर्मिनेशन करते हैं, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, मतलब इस साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको एसेट की वैल्यू दी होगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स को लेकर कोई भी न्यू मशीनरी आता है, न्यू एसेट आता है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं उस एसेट में। और फिर उसको हम अगर बिकता है तो हम लेस भी करते हैं उसी में से। और उसके बाद अगर बेचने पर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उस लॉस और प्रॉफिट अमाउंट को हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम और एक्सपेंस साइड। अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंस साइड और इनकम हुआ तो इनकम साइड। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो। और उसके बाद हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं तो वो हम देखते हैं कि जो मशीनरी अगर नई आई है तो नई जो आई है वो कितने साल यूज हुआ, मतलब कितने महीने यूज हुआ है, और जो पुरानी मशीनरी है वो कब तक यूज हुआ है। अगर पुरानी मशीनरी पूरे साल यूज हो रही है और नई मशीन जो है उसको हमने 4 महीने ही यूज किया है, मतलब 4 महीने पहले ही खरीदा था और उसे 4 महीने यूज किया है। ठीक है, मशीनरी ध्यान रखना, जब आप खरीद लिए आपके घर पे आ गया तभी से उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। ये नहीं कि आप जब उसका काम करना शुरू करेंगे तब से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एट द परचेज ऑफ टाइम डीलिंग कंप्लीट होता है, आपके जो मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है डाउन होना शुरू होती है। ठीक है, तो वो मशीनरी आपने कितने साल अपने पास रखा है और यूज किया है, तो उसकी डेप्रिसिएशन निकाल कर हम
प्लस करते हैं जो पुराने वाले डब्ल्यू, ठीक है, उससे, और फिर टोटल में से माइनस कर देते हैं दोनों के वैल्यू से, दोनों मशीनरी के वैल्यू से। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आता है उसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का। इसके बाद हम देखते हैं लोन, और फिर जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, जो अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट में ले लेंगे एक्चुअल। उसके बाद लोन आता है। तो लोन तो होता है एक तरीके से, लोन सपोर्ट प्रोवाइड करे किसी भी बिजनेस को, इसके लिए लोन लिया जाता है। अगर कोई हमारे को दिक्कत हो रहा है कि किसी से हमने उधार लिया है और हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि बैंक से ही क्यों ना लोन ले लिया जाए और उसको बाद में पे करते रहेंगे धीरे धीरे। तो वही चीज है, लोन हमारा एक सपोर्टिव मटेरियल हो जाता है, पर वो एक लायबिलिटी होता है क्योंकि हमें कभी ना कभी उसे पे करना पड़ता है। या फिर लोन हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट भी हो जाता है। तो लोन जो है, आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लोन गिवन है, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन है और आपने इस साल लोन लिया है, तो आप इस साल जब आपने लोन लिया है तो आप उसका डेट भी देखेंगे, क्योंकि लोन पर हमेशा इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट जो है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड एंट्री करते हैं, और ये लोन जो है लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एडवांस है, लोन हम एडवांस से पे कर देते हैं, तो उसे भी हम इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे या ऐड करेंगे। लोन अगर हम एडवांस में पे कर देते हैं तो उसकी भी एंट्री जो होगी वो किसमें होगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक हमारा एसेट होता है, तो ये जो है हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है इस इन्वेस्टमेंट पे तो ये ऐड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस और इनकम का एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, प्रीपेड अमाउंट हो सकता है। तो प्रीपेड क्या है, पेड इन एडवांस, एक तरीके से हमारे लिए वो एसेट हो गया कि अगले साल हमें पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पर रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसे बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है आपका लायबिलिटीज, ठीक, हाँ। उसके बाद होता है अनअर्न्ड इनकम, मतलब हमने अर्न नहीं किया है और इनकम हमें मिल गया, वही रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होता है क्या, अर्न किया लेकिन मिला नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एसेट है, तो वो एसेट साइड जाएगा। तो दो चीजें जो लायबिलिटी साइड जाएगी वो है आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और दो चीजें जो एसेट साइड जाएगा वो है प्रीपेड और अक्रूड इनकम। इसके बाद आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, आउटस्टैंडिंग जैसे बताया मैंने अभी, और क्रेडिटर्स भी होते हैं, ठीक है। डोनेशन हो गया, किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का लायबिलिटी हो गया। तो जितने भी लायबिलिटी अमाउंट है जो हमें पे करना है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो जो है लायबिलिटी के साइड आएगा। इसके बाद कैश एंड बैंक। अगर बैंक, कैश तो हमेशा रहेगा, अगर कैश नहीं है तो वो माइनस में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हाथ में कैश हमारे पास 0 रुपए है तो -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता रुपए में, ठीक है, हाथ में। तो हमेशा अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा, अगर 10,000 है तो 20,000 है तो प्लस में ही रहता है, ठीक है। लेकिन बैंक बैलेंस 0 में जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो माइनस में जाता है उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब अपने अमाउंट से, अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें जितना अमाउंट है उससे ज्यादा आपने निकाल लिया, तो उस अमाउंट को हम माइनस करते हैं, सॉरी, उस अमाउंट को, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हम पुट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, अगर बैंक बैलेंस पॉजिटिव में ओवरड्राफ्ट नहीं है और कैश बैलेंस भी है तो आपका एसेट साइड आएगा, ठीक है। ये अगले साल के लिए सपोर्टिव बन जाएगा। फिर आता है सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ओवर द इनकम, एक्सेस ओवर द एक्सपेंस। और डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंस एक्सेस ओवर इनकम। मतलब सरप्लस, इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंस से तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है वो सरप्लस है। और डेफिसिट मतलब एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो एक्सपेंस से माइनस करते हैं इनकम को, तो जो बैलेंस आता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये है आपका क्या
कि हमें बैलेंस शीट तैयार करते समय क्या देखेंगे, क्या हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस शीट का कि हमें क्या दिमाग में रखना है जब हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे होंगे। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। वैसे फॉर्मेट का अंदाजा इसमें चली गया होगा, अगले वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा थ्योरी में और बेसिक जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद तो प्रैक्टिकल है, तो 2 दिन आपको उसमें और लगेंगे। किसमें? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। उसके आप प्रैक्टिकल करेंगे तो 2 दिन प्रैक्टिकल होगा और 1 दिन आपका मास्टर क्लास होगा। उस दिन के लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी के पास मैसेज आ जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से कि हम लाइव होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं हो सकता, तो जो भी बच्चे लाइव होना चाहते हैं प्लीज़ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप मेल कर सकते हैं मुझे go2experienchub@gmail.com पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8700398340। ठीक है, इसमें आपको ऐड किया जाएगा बीएससी क्लासेस के ऐप में, बीएससी क्लासेस के ऐप से आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया जाएगा कि आप उस समय आप लाइव आ जाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज आप इस वीडियो को जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, और भी बच्चों के लिए जिनको इस लॉकडाउन के समय में जरूरत है और जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारे लिए चिंताजनक है। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन एंड फॉलो द रूल ऑफ लॉकडाउन प्लीज। अभी क्योंकि हमारा देश एक ऐसी समस्या से गुजर रहा है जिसकी अभी कोई इलाज नहीं निकला है। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करें और आपकी कमियां जो भी हैं इसी लॉकडाउन में पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।